Hello everyone, welcome to Education Community. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affairs discussion. साथियों, एजुकेशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। हम अपने इकोनॉमी के जो 365 के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, उसमें हमारा जो अगला न्यूज़ है वो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स को लेकर है। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों आया हुआ है ये आर्टिकल। देखिए ये सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स है, उसमें सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करने का लक्ष्य रखा हुआ है यहाँ पर। और सरकार ने सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स की रूपरेखा को अंतिम स्वरूप भी दे दिया है। तो सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं या ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं। तो देखिए एक प्रकार की डेब्ट सिक्योरिटी होती है और जलवायु या पारिस्थितिक तंत्र में सकारात्मक योगदान देने वाली परियोजनाओं को धन जुटाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल जारी कर सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स वगैरह जारी कर सकती है, या उनको हम बॉन्ड बोल देते हैं। तो उसके यूज़ या उसके पर्पस के अकॉर्डिंग कई बार हम अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसी में क्लासिफिकेशन है ग्रीन बॉन्ड का, अर्थात जब ऐसी परियोजनाओं के लिए सरकार उधार लेती है जो पर्यावरण या पारिस्थितिक तंत्र में सकारात्मक योगदान देती हैं, तो उनको ग्रीन बॉन्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। ये जो और भी अन्य बॉन्ड्स होते हैं, सामान्य जो बॉन्ड होते हैं, उनसे दो मामलों में पृथक होता है। एक तो भाई ये जो ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा लिया जाता है वो पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं पर निवेश किया जाता है, और दूसरा ये है कि इसमें सकारात्मक पर्यावरणीय जलवायु लाभ निहित होते हैं जिससे जो है हमारा एनवायरनमेंट और बेहतर हो। तो ऐसी परियोजनाओं के लिए जो धन जुटाया जाता है वो ग्रीन बॉन्ड में आ जाता है। फिर आगे अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जब इन बॉन्ड्स पर सॉवरन बॉन्ड्स जारी करता है या सरकार द्वारा मूलधन एवं ब्याज के भुगतान की गारंटी दी जाती है, तब इन्हें सॉवरन ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। अदरवाइज कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो वो ग्रीन बॉन्ड्स तो जारी कर सकता है, लेकिन सॉवरन जो है सरकार या संप्रभु गारंटी वाली सरकार ही जारी कर पाएगी। अब इसमें ये जो क्या काम करते हैं, तो जो अक्षय ऊर्जा उत्पादन है, जल संरक्षण है, जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचा है, अपशिष्ट और प्रदूषण नियंत्रण है, जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकी का विकास है, तो ये सब चीज़ों में जो पैसा निवेश किया जाएगा लेकर, वो ग्रीन बॉन्ड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर हम इसकी थोड़ी सी उद्भव की बात करें कि ये कैसे इनकी स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पर अगर आप एक देख पाएंगे 2007 में सबसे पहले क्या है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा 807 मिलियन डॉलर का एक जो है जलवायु जागरूकता बॉन्ड जारी किया गया था। फिर 2008 में क्या है, विश्व बैंक ने ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला संस्थान बन गया था। फिर 2015 की अगर हम बात करें तो यस बैंक ने हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए 160 मिलियन डॉलर का मूल्य का भारत का पहला ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो है जारी किया था। इसके बाद 2016 में एक्सिस बैंक ने लंदन में स्टॉक एक्सचेंज में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचीबद्ध एवं प्रमाणित ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया था। फिर यहाँ पर 2017 की बात करें तो सेबी ने ग्रीन बॉन्ड्स पर परियोजनाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए। जुलाई में एल&टी ने अपना पहला सेबी द्वारा स्वीकृत ग्रीन बॉन्ड जारी किया। तो भारत का जो पहला ग्रीन बॉन्ड है वो तो 2015 में आया, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल वाला है वो 2016 यस बैंक एक्सिस बैंक के थ्रू आया। 2017 में जो है सेबी ने गाइडलाइंस रिलीज की, और सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जुलाई 2017 में एल&टी ने अपना पहला जो है स्वीकृत ग्रीन बॉन्ड जारी किया। फिर आगे अगर हम बात करें और क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो 2021 में क्या है कि भारतीय कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले वार्षिक ग्रीन बॉन्ड्स का मूल्य 8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यानी कि अच्छा खासा पैसा जो है ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाया जा रहा है, और हरित जो परियोजनाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर 2022 में क्या है, भारत सरकार ने 2 बिलियन डॉलर मूल्य के सॉवरन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना की घोषणा की है, जो हमने सुर्खियों में देखा हुआ है। तो ये इसके डेवलपमेंट को लेकर रहा है। फिर ये काम कैसे करते हैं, तो ये जो है, तो ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से क्या होता है कि जो सामान्य बॉन्ड जारी किए जाते हैं किसी कंपनी के विस्तार के लिए या किसी अवसंरचना परियोजना या किसी भी चीज़ में निवेश के लिए, तो उसकी तुलना में इसमें क्या है, कम ब्याज का भुगतान करना होता है। क्योंकि बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक डेब्ट उपकरण है, उधार वाले उपकरण है, ना कि इक्विटी उपकरण में होते हैं। तो डेब्ट में क्या होता है, आपने जो भी पैसा उधार लिया है उसको प्रिंसिपल के साथ ब्याज के साथ आपको चुकाना होता है। अगर आप नहीं चुका पाते हैं तो जब आपका लिक्विडेशन होगा, कंपनी के एसेट्स को बेचा जाएगा, तो वो पैसा दिया जाएगा। क्योंकि वो उन्होंने इक्विटी में निवेश नहीं किया था, वो हिस्सेदारी के मालिक नहीं थे, बल्कि उन्होंने आपको उधार दिया था। तो इसमें क्या है, कम ब्याज दर पर हमको जो पैसा मिल जाता है कंपनियों को या सरकारों को निवेश करने के लिए, और इस तरीके से जो है हरित परियोजनाओं को या जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए जो उपाय हैं उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड्स काम करते हैं। फिर यहाँ पर
फिर यहाँ पर क्या है, कुछ और तथ्यात्मक जानकारी है कि 2021 में लगभग 6.11 बिलियन डॉलर के ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए थे और यह 2015 में जारी किए गए ग्रीन बॉन्ड के बाद दूसरा सबसे बड़ा बॉन्ड था। फिर गाजियाबाद नगर निगम जो है वो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का पहला जारीकर्ता बन गया है, यानी गाजियाबाद जो नगर निगम है उसने भारत का पहला नगर निगम है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। उसके बाद जो हमने ऊपर फ्रेमवर्क की बात करी थी कि वित्त मंत्रालय ने फ्रेमवर्क जारी किया है ग्रीन बॉन्ड्स के लिए, तो उस फ्रेमवर्क में कुछ चीज़ें निर्धारित करी गई हैं। उसमें बोला गया है कि ग्रीन बॉन्ड उन्हीं परियोजनाओं को कहा जाता है जो निम्नलिखित पर आधारित होती हैं। तो ये कुछ सामान्य से बिंदु हैं जिनके बारे में हम अपनी समझ से भी अनुमान लगा सकते हैं। जो ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दें, जो कार्बन और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करती हों, जलवायु लचीलेपन या अनुकूलन को बढ़ावा देती हों, सतत विकास लक्ष्य के सिद्धांतों के अनुसार प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की सुधार करती हों और उसे प्रोत्साहित करती हो, तो ऐसी परियोजनाएं हैं। यहाँ पर एक लिस्ट भी दी गई है, तो आप थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझ के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए एस्पायरेंट्स हैं तो फिर आप इनको एक बार पढ़कर भी देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत परियोजनाओं की बात करी जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन, ग्रीन बिल्डिंग से जलीय जैव विविधता का संरक्षण इत्यादि पर आधारित जो भी परियोजनाएं हैं वो ग्रीन बॉन्ड्स या ग्रीन प्रोजेक्ट के दायरे में आ जाती हैं। अगर हम अपात्र परियोजनाओं की बात करें तो खनन से संबंधित ये कोई नई या मौजूदा परियोजना है, जीवाश्म ईंधन के उत्पादन और वितरण से संबंध में कोई परियोजना है, फिर परमाणु ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी कोई परियोजना है, प्रत्यक्ष अपशिष्ट दहन पर आधारित कोई परियोजना है, शराब, हथियार, तंबाकू, गेमिंग या पॉम ऑयल उद्योग से संबंधित कोई परियोजना है, नवीकरणीय ऊर्जा कोई परियोजना है जो संरक्षित क्षेत्र आधारित फीड स्टॉक का उपयोग करके बायोमास ऊर्जा का उत्पादन करती है, लैंडफिल प्रोजेक्ट्स हैं, 25 मेगावाट से बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। देखिए आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अपात्र परियोजनाएं में ये परियोजनाएं शामिल होंगी। फिर कुछ और अगर हम जानकारी की बात करें तो वित्त मंत्रालय के साथ जो ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी है ये वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर परियोजनाओं के चयन और मूल्यांकन में मदद करेगी। फिर जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के तहत जुटाए गए धन को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाएगा। देखिए आपको बताना है कि जो 3 टाइप के फंड्स होते हैं उसको संविधान के कौन कौन से आर्टिकल्स में शामिल किया गया है, कौन कौन से आर्टिकल्स में उनको निर्मित किया गया है, तो आपको बताने हैं आर्टिकल और उन फंड्स के नाम कमेंट बॉक्स में। फिर इस धन का उपयोग जो है पात्र हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ही किया जाएगा। और जो पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट सेल है वो इस तरीके से जुटाया गया जो धन है जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से उसकी निगरानी करेगा। इसके अंतर्गत जो पात्र परियोजनाएं हैं ऊपर बता दिया गया है, पूंजीकरण या पुनः पूंजीकरण के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स द्वारा जुटाए गए धन का उपयोग कर सकेंगी। देखिए इसके साथ ही यहाँ पर और भी कुछ अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। कई बार वो आपसे क्या है कि वन लाइन में पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है या ये बॉन्ड्स क्या है या ब्लू इकोनॉमी या इस तरीके कोई और शब्द भी आ गया तो हमको वहाँ पर ये मदद कर सकता है। जैसे कि फिक्स रेट बॉन्ड है, ऐसे बॉन्ड ये क्या है कि पूरी अवधि के दौरान ब्याज दर इसमें एक निश्चित ब्याज दर होती है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आता। फ्लोटिंग रेट जो बॉन्ड कहलाते हैं उसमें जो भी बॉन्ड रहता है उसमें ब्याज दर में परिवर्तन आता रहता है। कई बार जो है ब्याज दर को जो है जब बॉन्ड्स के संदर्भ में हम उपयोग करते हैं उसको कूपन रेट भी बोल दिया जाता है। फिर शून्य ब्याज दर जो बॉन्ड होते हैं इसमें क्या होता है कि निवेशकों को कोई नियमित ब्याज प्राप्त नहीं होता है, इसमें जारीकर्ता जो बॉन्ड धारकों को केवल मूलधन का भुगतान करते हैं। फिर मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड्स में क्या होता है कि जो ब्याज दर का भुगतान किया जाता है उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके भुगतान किया जाता है। अगर इन्फ्लेशन 6% है, अगर मान लो बोला गया है कि हम इसमें 5% का रिटर्न देंगे तो पहले देखा जाएगा कि अच्छा CPI का रेट अगर 4% चल रहा तो 4 + 5 9 जो है 9% का भुगतान किया जाएगा, महंगाई से एडजस्ट करके जो है भुगतान किया जाता है। फिर ब्लू बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार के ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो महासागर या हरित अर्थव्यवस्था जो नीली इकोनॉमी ब्लू इकोनॉमी है या ऐसी परियोजनाएं हैं जो स्वस्थ महासागर इकोसिस्टम को बढ़ावा देती हैं, उनके निवेश के लिए अगर जो फंड जुटाए जाते हैं तो वो जो बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं और उसके लिए तो वो ब्लू बॉन्ड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। नीली अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक समृद्धि, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए समुद्री संसाधनों संधारणीयों के उपयोग पर आधारित है। फिर देखिए एक और होता है रुपए मूल वर्ग के बॉन्ड जो होते हैं विदेशों में जारी किए जाते हैं, क्योंकि हम जो विदेशों में जाके ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट में जो बॉन्ड जारी करेंगे वो इंटरनेशनल करेंसी में जारी करेंगे, डॉलर में जारी करेंगे। लेकिन क्या होता है हम अगर रुपए के मूल वर्ग में नोट जारी करें कि हमको उसका भुगतान जो है रुपए में ही करना है तो ऐसे बॉन्ड्स मसाला बॉन्ड कहलाए जाते हैं। तो ये
ये एक प्रकार के ऐसा वित्तीय साधन जो हमारे यहाँ की जो कंपनियां वगैरह हैं वो जाके रुपए मूल्य वर्ग के अगर बॉन्ड्स जारी करती हैं तो वो मसाला बॉन्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इसके माध्यम से क्या होता है, भारतीय संस्थाएं विदेशी बाजारों में रुपए मूल्य वर्ग में धन जुटा सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। फिर यह बॉन्ड जो होता है वो जारीकर्ता को मुद्रा जोखिम से बचाने और इसकी बजाय इन बॉन्ड्स को खरीदने वाले निवेशकों को जोखिम हस्तांतरित करने का एक प्रयास है। देखिए क्या होता है, जैसे कि अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट से मान लो $1 बिलियन का उधार लिया हो किसी काम को बढ़ावा देने के लिए, या हमारी कोई बड़ी कंपनी है उसमें हमने $1 बिलियन का यूएस से उधार लिया हुआ है। अब हमने जब उधार लिया तब $1 बराबर ₹80 चल रहा था। अब हुआ क्या कि रुपये तो कमज़ोर हो गया, तो $1 बराबर अगर ₹90 चलने लगा, $1 बराबर ₹90, रुपये की वैल्यू जो है कमज़ोर हो गई डॉलर की अपेक्षा में। अब हमको भुगतान करना है, तो पहले हमको जो 8,000 करोड़ रुपए का जो भुगतान करना पड़ता, उसकी जगह केवल जो किसी भी कारणवश जो रुपए का मूल्य जो है कम हुआ है उसके कारण हमको 9,000 करोड़ रुपए का तो केवल कैपिटल जो है वो जो है रिटर्न करना पड़ेगा $1 बिलियन के तौर पे, और बाकी जो है इंटरेस्ट वगैरह अलग पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर करेंसी रेट में कुछ परिवर्तन आता है तो हमारे यहाँ के निवेशकों को नुकसान हो जाता है। ऐसा अक्सर जब मंदी के टाइम पे जो निवेशक अंतर्राष्ट्रीय लोन लेते हैं उसके केसेस में देखने को मिलता है। तो उससे सुरक्षा बनी रहे उसके लिए रुपए की अगर हम उसमें जारी करेंगे तो हम रुपए में ही भुगतान कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, हमने रुपए में जितना लिया था हम उसी के हिसाब से भुगतान करेंगे, ऐसा होगा। तो फिर वो जो रिस्क है वो सामने वाले के ऊपर स्थानांतरित हो जाएगा, जो वो पैसा देने वाली अथॉरिटी है। फिर आरबीआई ने 2015 में भारतीय संस्थाओं को विदेशों में रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड जारी करने की अनुमति प्रदान की थी। ये जानकारी हो गई। आगे बढ़ जाएं, अब जो हमारे सामने नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, जो अब फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े जो अदर इंस्टीट्यूशन हैं और पहले हम उनके बारे में देखेंगे। तो अगर हम सेबी के बारे में बात करें, जिसका हिंदी में मतलब है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसे 1988 में स्थापित किया गया था और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के माध्यम से 1992 के माध्यम से इसे एक संवैधानिक निकाय के तौर पे स्वीकृति मिली, यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2015 में सेबी में क्या है, जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का विलय करके सेबी को कमोडिटी मार्केट के विनियमन का कार्य भी सौंप दिया गया है। देखिए जो स्टॉक मार्केट है जहाँ पर कंपनियों को शेयर का ट्रेडिंग होती है, शेयर की ट्रेडिंग होती है, तो वहाँ का तो सेबी रेगुलेटर है ही, लेकिन जो कमोडिटी मार्केट है, जो अलग अलग टाइप की कमोडिटी है और उनकी ट्रेडिंग होती है कमोडिटी एक्सचेंज में, तो उनका रेगुलेटर भी सेबी ही है। उद्देश्य क्या था, तो भाई उद्देश्य कॉमन ही था कि इससे जुड़े जो निवेशक हैं निवेशकों के हित की रक्षा करना है, प्रतिभूति और शेयर बाजार के विकास को बढ़ावा देना है और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना है। अन्य कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो सेबी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है और इसमें जो इसे जो है 3 मुख्य शक्तियां प्राप्त हैं। एक तो ये क्या है, संरक्षणात्मक शक्तियां हैं, विकासात्मक शक्तियां और नियामकीय शक्तियां हैं, कि भाई ये नियम बनाता है किस तरीके से जो है स्टॉक मार्केट जो है सुचारू रूप से चलता रहे। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट के लिए और बेहतरी के लिए ये सेक्टर और कैसे ग्रो करे उसके लिए काम करता है, और ये निवेशकों के हितों की रक्षा भी करता है, संरक्षण भी प्रोवाइड करता है इस सेक्टर को। फिर प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए अर्ध न्यायिक, अर्ध कार्यकारी और अर्ध विधायी शक्तियां भी इसको दी गई हैं। अब यहां पर देखिए कुछ छोटी छोटी पहल हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। एक है निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, यानी कि द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है। तो ये किसने स्थापित किया है, तो भारत सरकार ने वर्ष 2016 में स्थापित किया था और इसकी स्थापना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में की गई थी। इसको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं भाई कि निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष का प्रशासन करना है। IEPFA प्राधिकरण जो है इसका काम है कि भाई जो निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष है उसका प्रशासन करना है और निवेशकों के शेयरों, दावे न किए गए लाभांशों, परिपक्व जमा डिवेंचर इत्यादि की वापसी संबंधी कार्यक्रम देखना है और निवेशकों के बीच जागरूकता बढ़ाने का भी काम करना है। फिर स्कोर्स, जो ये स्कोर्स करके जो चीज़ है, ये सेबी की एक निवारण प्रणाली है। ये एक वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है। बस इतना याद रखना है कि भाई 2011 में इस प्रणाली को शुरू किया गया, 2018 में शिकायत दर्ज करने के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया कि मतलब आपको कोई भी शिकायत दर्ज करनी है तो स्कोर्स ये एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सेबी ने विकसित किया है। फिर इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में, तो ये क्या है, गांधीनगर में पहला IBX लॉन्च किया गया भारत का जो पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। अब ये बुलियन एक्सचेंज जो है गोल्ड की जहाँ पर ट्रेडिंग होगी, तो ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी जो है गिफ्ट सिटी के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य है देश में सोने के मानक मूल्य निर्धारित करना और छोटे जो सराफा विक्रेता हैं, ज्वेलर्स हैं, के लिए कीमती धातुओं में व्यापार करने को आसान बनाना। इसके अदरवाइज क्या होता है कि वो
इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना पड़ता था। तो ये हमारे यहाँ पर मार्केट डेवलप करने के लिए और बेहतर गोल्ड के सेक्टर को मजबूत करने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ये एक्सचेंज जो है स्थापित किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। फिर अगर हम बात करें सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, तो CDSL जो है वो सरकार द्वारा पंजीकृत एक शेयर डिपॉजिटरी है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और ये सरकारी स्वामित्व वाली नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इसकी समकक्ष है। जो सरकार के स्वामित्व वाली एक और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है NSDL, उसकी एक समकक्ष के तौर पर CDSL है। अब ये क्या है, जो CDSL है को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने प्रमुख बैंकों के साथ संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया है। इन बैंकों में कौन कौन से, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, HDFC बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से इत्यादि ने जो मिलकर इसको स्थापित करने का काम किया है। फिर ये क्या होता है कि जो शेयर होते हैं कंपनी ना, उसको वास्तव में वो वहाँ पे रखे होते हैं, तो ये उसके लिए डिपॉजिटरी के तौर पे काम करती हैं NSDL और CDSL। ये जानकारी हो गई। फिर इसके बाद जो है फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अगर हम इसकी बात करें तो इसको जो है, इसका गठन 2014 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में इसकी स्थापना करी गई थी। फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारतीय बैंक एसोसिएशन जो है उसके स्वामित्व वाली एक कंपनी है FVIL। ये क्या करती है, तो भाई ये भारत में मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा से संबंधित बेंचमार्क विकसित और शासित करने का काम करती है। फिर उदाहरण के लिए जो मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट है और मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट है, उसको जो है इत्यादि के जो है वो इसके दायरे में आ जाते हैं। तो ये जो कंपनी बनाई गई है, तो ये जो क्या है कि जो मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों इत्यादि के लिए जो बेंचमार्क विकसित करती है, स्थापित करती है, उनको बेस बनाकर जो है बेंचमार्क्स इसके द्वारा दिए जाते हैं, उन बेंचमार्क्स को बेस बनाकर जो है मूल्य निर्धारण है, निपटान और मूल्यांकन इत्यादि किया जाता है और ये वित्तीय बाजारों की मूल्य अखंडता के लिए एक प्रकार की प्रमुख चालक के तौर पर काम करती है। फिर नेक्स्ट जो हमारे सामने न्यूज़ है वो प्रतिभूति आयोगों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस के बारे में। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका हेडक्वार्टर स्पेन मैड्रिड में है। बस हमने ये देख लिया कि भाई ये इसकी स्थापना अराउंड जो है 1980 के आसपास करी गई थी, ये हमारे लिए जानकारी हो गई। फिर ये क्या करती है कि ये संगठन प्रतिभूति क्षेत्र में जो सिक्योरिटीज़ के जो सेक्टर है उसमें क्या है, वैश्विक मानक निर्धारक के लिए दुनिया के प्रतिभूति विनियामकों को एक मंच पर लाता है कि भाई ये सब मिलकर एक कॉमन स्टैंडर्ड्स बना सकें और उसके हिसाब से पूरे विश्व में जो है हम उच्च स्टैंडर्ड्स का, ये कॉमन स्टैंडर्ड्स का जो है अनुपालन करें। यह वैश्विक विनियामक सुधार एजेंडे पर G20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड के साथ भी कार्य करता है। और भारत जो है, भारत से सेबी जो हमारी संस्था है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो IOSCO का एक सामान्य सदस्य है। तो ये जानकारी होगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA एक सहयोगी एसोसिएट सदस्य है इसका, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी इसके संबद्ध सदस्य हैं। ठीक है, किसके, IOSCO के। ये हो गया। फिर वित्तीय क्षेत्र में संबंधित कुछ अन्य अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये देखिए जो सिक्योरिटी मार्केट है वहाँ कई अलग अलग टाइप की टर्मिनोलॉजी है। तो एक टर्मिनोलॉजी है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड बाजार। तो इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का विदेशी मुद्रा विनिमय अनुबंध है। इसमें क्या किया जाता है कि जो दो पार्टी होती हैं तो उसमें भविष्य में किसी तिथि को प्रचलित हाजिर दर स्पॉट रेट के लिए मुद्राओं का विनिमय हेतु सहमत होते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लो भविष्य में हमको अनुमान लगाते हैं कि भाई डॉलर के हमको परचेस करनी है, तो दो पार्टियां हैं, उन्होंने बोला कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि भाई आज 80 रुपये है डॉलर का रेट, कल 90 रुपये हो सकता है। तो वो आज के रेट पर ट्रेडिंग ना करके भविष्य के रेट के लिए अभी से अनुमान लगा लेती हैं कि भाई इतना होगा, हम इतने में लेन देन करेंगे, उतने में हम बेच देंगे, खरीद देंगे। फिर वो रेट कम हो ज़्यादा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भविष्य की ट्रेडिंग के लिए एक एग्रीमेंट किया जाता है। तो वो उसी के बारे में बात करी जा रही है। निश्चित तिथि और एक परिभाषित वायदा दर पर किसी भी सहमत राशि के लिए NDF निर्धारित जो है किया जाता है और परिपक्वता पर वायदा दर की तुलना में उस दिन की संदर्भित दर से की जाती है, जो रेट पहले फिक्स किए गए थे उसके हिसाब से फिर की जाती है। तो ये टर्म्स है, कई बार बस आप ये देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा काम की नहीं है, बस क्या होता है बस इतना हमने जान लिया। कई बार तो सिंपली इन टर्म्स का ये पूछ लेते किससे एसोसिएटेड है, उतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, पैसे फंड्स की बात करी गई है। हालांकि मैंने पैसे फंड्स के बारे में आप लोगों को पहले ही बताया था। यहाँ पे क्या है, एक प्रकार के ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसे निवेश साधन हैं जो बाजार सूचकांक या विशिष्ट बाजार खंड को दोहराते हैं। उदाहरण के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF है और इंडेक्स फंड है।
ये क्या है, एक्टिव फंड के विपरीत पैसिव फंड्स में फंड मैनेजर स्वीकार की जा रही प्रतिभूतियों पर निर्णय नहीं लेता है और आमतौर पर निवेश के लिए एक्टिव फंड्स की तुलना में पैसिव फंड्स को किफायती बनाता है। देखिए कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, इसमें होता क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह होता है या और भी फंड्स होते हैं, तो उसमें एक फंड मैनेजर होता है किसी भी कंपनी का। जैसे म्यूचुअल फंड है, मान के चलिए एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड है, तो वहाँ पे क्या करेगा कि वहाँ का जो मैनेजर होगा वो अलग अलग कंपनी के शेयर लेके उसमें रखेगा, फिर उसकी कुछ यूनिट होगी, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उसके हिसाब से वो अपनी फीस वगैरह काट के आपको रिटर्न देंगे, लाभांश देंगे, और आप उसमें बेच के निकल भी सकते हैं, मैच्योरिटी के टाइम पे आपको रिटर्न मिल जाएगा। उसके अलावा जो पैसे फंड्स में क्या होते हैं कि ये मैनेजर जो होता है वो मैनेजर, अब वो यहाँ पे क्या है, जो भी एसबीआई का मान लो म्यूचुअल फंड्स, तो वहाँ पे मैनेजर होते हैं, वो उसको जो है प्रबंधित करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो उसकी फीस वगैरह इसलिए वो लोग ले लेते हैं। लेकिन इसमें पैसे फंड्स में क्या होते हैं, जैसे इंडेक्स फंड की यहाँ पर बात करेगी, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो 30 कंपनियां हैं या निफ्टी की सुपर जो 50 कंपनियां 50 कंपनियां, तो उसी में ये पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जोखिम भी कम होता है क्योंकि वो, और दूसरा क्या है, बार बार ये क्या है, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाते नहीं, फंड मैनेजर होता नहीं है एक्टिव फंड की तुलना में, क्योंकि जो दूसरे फंड्स होते हैं उसको हमने एक्टिव फंड बोल देते हैं क्योंकि वहाँ पर फंड मैनेजर काम कर रहे होते हैं, तो ये पैसे फंड्स हो जाते हैं। तो ये बोल दिया था, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि निवेश करने के लिए एक्टिव फंड्स की तुलना में ये पैसे फंड्स को किफायती बनाता है। तो ये चीज़ हो गई। फिर हाइब्रिड प्रतिभूतियों की बात करें अगर हम, तो अगर सबसे पहले हम हाइब्रिड प्रतिभूतियों यानी कि हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ की बात करें, तो एक प्रकार के देखिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें दो से ज़्यादा विशेषताएं हो सकती हैं, दो या दो से अधिक विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे इन सिक्योरिटीज़ में क्या है, कुछ इक्विटी की विशेषताएं भी होती हैं और डेब्ट की विशेषताएं भी होती हैं, यानी ऋण की भी और हिस्सेदारी वाली भी। तो ये चीज़ें होंगी। न्यूज़ ये है कि भाई 20 सदस्यीय समिति का एक गठन किया गया है इसके लिए, किसके द्वारा, सेबी के द्वारा, जिसके अध्यक्ष हैं केवी कामत। थोड़ा सा ही ध्यान रखना है। फिर हाइब्रिड प्रतिभूतियों को प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में विकास एवं विनियमन से संबंधित मुद्दों पर ये समिति जो अपनी रिपोर्ट दी। बस इतनी जानकारी हो गई, हाइब्रिड प्रतिभूतियां क्या हैं और क्या अपडेट हुआ है, बस हमारे लिए इतनी काम का है। फिर पॉइजन पिल स्ट्रेटजी है। अक्सर आपने देखा होगा जब एलॉन मस्क की अभी ट्विटर के साथ डील चल रही थी और जो उन्होंने रायता फैला के यहाँ पर रखा हुआ है, तो एक बार बार चीज़ काम आ रही थी, पॉइजन पिल स्ट्रेटजी। इसी प्रकार से जब गौतम अडानी ने एनडीटीवी का इनडायरेक्टली अधिग्रहण किया था, वहाँ पर भी पॉइजन पिल की स्ट्रेटजी जो है काम आ रही थी। तो इसमें आधिकारिक तौर में क्या होता है, जो शेयर धारक अधिकार योजना के रूप में इसको जाना जाता है, ऑफिशियली जो है शेयर धारक अधिकार योजना के तौर पर इसको जाना जाता है। ये मौजूदा शेयर धारकों को किसी कंपनी में छूट पर अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति प्रदान करती है। यह दूसरे पक्ष की खरीदारी को महंगा बना देती है, इससे उसके स्वामित्व संबंधी हित प्रभावी रूप से सीमित हो जाते हैं। देखिए क्या होता है कि अलग अलग जो अलग अलग निवेशक होते हैं, अब वहाँ पे कोई बड़ा निवेशक आ गया, उसने जो है जब करीब 30-35% से अधिक हिस्सा अगर कोई कंपनी धारण कर लेती है, लगभग 35% है इंडियन मार्केट के संदर्भ में, तो मान लो कोई स्टेक होल्डर ऐसा आ गया उसने है, तो वो ये दावा कर सकता है कि भाई मैं इसको पूरे शेयर जो है, पूरे जो इस कंपनी के शेयर में खरीदना चाहता हूँ और मैं इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो वो बोली लगा सकता है। लेकिन ये पॉइजन पिल में क्या होता है, जो कंपनी का बोर्ड होता है वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनसे बोल सकता है कि भाई हम आप कम दर पे भी जो है आप कंपनी के शेयर ले सकते हो। तो इससे क्या है कि जो दूसरा पक्ष है वो बेचने से बच जाता है। कई बार ये रणनीति अपनाई जाती है, तो एक इसी को नाम दिया जाता है पॉइजन पिल स्ट्रेटजी। एक प्रकार से पॉइजन की तरह ही है, क्योंकि हम अपनी उसको बचाने के लिए, जो स्वामित्व उसको बचाने के लिए क्या है, हम अपने नुकसान के धंधे में आगे बढ़ रहे हैं। फिर एंकर निवेशक की बात करी गई है यहाँ पर। तो ये एंकर निवेशक, देखिए निवेशकों के अलग अलग टाइप होते हैं। जब आईपीओ लॉन्च किया जाता है तो उसके पहले कुछ बड़े निवेशक होते हैं, वो ऑलरेडी ही काफ़ी बड़ी मात्रा में शेयर खरीद लेते हैं। ऐसे बड़े निवेशकों को एंकर निवेशक कहा जाता है। बस यही चीज़ हो गई। उदाहरण के लिए म्यूचुअल फंड है, विदेशी संस्थागत निवेशक है, बैंक, भविष्य निधि इत्यादि जो है इस कैटेगरी में आ जाती हैं। ये बड़े निवेशक होते हैं और ये दिखाने के लिए स्टार्टअप में या उसमें अच्छा खासा स्कोप है, ये अच्छा खासा इन्वेस्ट पहले ही कर लेते हैं, फिर जनता भी यही देख के उसमें इन्वेस्ट करती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की अगर बात करें हम यहाँ पर एक चीज़ आती है रिट्स और एक चीज़ आती है इनविट्स। तो इनविट्स जो है वो इनविट्स म्यूचुअल फंड के समान एक सामूहिक निवेश योजना है। ये अवसंरचना में व्यक्तिगत या संस्थागत निवेशकों से एक छोटी मात्रा में धन प्रत्यक्ष निवेश को सक्षम बनाता है। देखिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जैसे हमारे यहाँ पर NHAI है, उसका भी जो अपना म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं इन्वेस्ट में जो पैसा लगाया जाता है, तो उसमें अगर आप निवेश करना चाहते हो उसके लिए है ये सेबी ने जो है अवसंरचना निवेश ट्रस्ट विनियमन 2014 के द्वारा इसको विनियमित किया जाता है। इन्वेस्ट जो है रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के समान है और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है
वो एक प्रकार की सूचीबद्ध संस्था ही आय सृजन के लिए भवनों और संपत्तियों के स्वामित्व संचालन और प्रबंधन करती है। देखिए क्या है, बहुत सारी परियोजनाएं होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, वो पूरी नहीं हो पाती हैं, अटका हुआ होता है काम, तो उसके माध्यम से पैसा जुटाया जा सकता है उसके लिए। फिर यहाँ पर फॉरवर्ड प्रीमियम की बात कही गई है। देखिए यहाँ पर जो भी ये कीवर्ड आ रहे हैं, बस इसका मतलब क्या है हम ये जान लें, यही हमारे लिए काम का है। तो जैसे फॉरवर्ड प्रीमियम की अगर बात करें तो ये एक प्रकार की ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी मुद्रा के लिए आने वाले आगामी समय में उसकी भविष्य की कीमत जो है, अगर हाजिर कीमत वर्तमान जो आज की कीमत है उसके मूल्य से अगर अधिक होती है तो उसको हम फॉरवर्ड प्रीमियम कह देते हैं। अब क्या है कि जो इंटरनेशनल जो मनी मार्केट वगैरह है, जो जहाँ पर मुद्रा का व्यापार होता है, तो वहाँ पर व्यापार करते समय इनको एक संकेतक के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करी गई है। तो सेबी ने बोला है कि भाई जो फ्रंट रनिंग को बाजार में हेरफेर करने वाली प्रथा और इनसाइडर ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया है। फ्रंट रनिंग को जो है बाजार में हेरफेर करने वाली प्रथा और इनसाइडर ट्रेडिंग के तौर पे वर्गीकृत किया गया है। तो हम यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग की अगर हम बात करें, और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो फ्रंट रनिंग वाली जो गतिविधि है उसमें शामिल कई फंड हाउस को दंडित भी किया गया है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में क्या होता है कि अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना रखते हुए सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी की प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने की प्रथा से है। देखिए कुल मिला के क्या है कि जो कंपनी होती है उसमें जो इंटरनल कर्मचारी वगैरह होते हैं उनको पता होता है कि भाई इसमें क्या चीज़ें आने वाली हैं, मतलब क्या अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी तो उससे इस शेयर का मूल्य या इस कंपनी का मूल्य आगे जाएगा कम जाएगा। तो ये जानकारी को लीकेज करते हुए या उपयोग करते हुए जो है उसके माध्यम से जो ट्रेडिंग करी जाती है वो इनसाइडर ट्रेडिंग आ जाती है, और वो एक इलीगल यहाँ पर घोषणा है। यूपीएसआई में क्या है, वित्तीय परिणाम, लाभांश घोषणा, बायबैक घोषणाएं, विस्तार योजनाएं, विलय समामेलन, शेयर बिक्री आदि भी शामिल आ जाता है। हाल ही में और एक और क्या डेवलपमेंट आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है केवल मूल संवेदनशील जानकारी रखना, मतलब मूल के प्रति किसी को जानकारी रखे है उसके आधार पर व्यापार करना इनसाइडर ट्रेडिंग को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल इसलिए कि किसी इंडिविजुअल को किसी कंपनी में पता था कि मूल संबंधी संवेदनशील जानकारी थी कि भाई इसमें कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, या मान लो पता चलता है कंपनी को कोई बड़ा लॉस हो गया है, कंपनी किसी लीगल केस में फंसने वाली है, कुछ भी ऐसा मामला है, तो वो पहले से इसको ये जानकारी रखना बस जो है इनसाइडर ट्रेडिंग को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और भी हमको सबूत होने की आवश्यकता है। फिर अभी हमने देखा फ्रंट रनिंग की बात आ रही थी, तो ये क्या है कि एक कंडक्ट है जो मार्केट में अपनाया जाता है। ये इसमें क्या होता है कि एक डीलर या व्यापारी फंड मैनेजर जो शेयर खरीद के आगामी बड़े ऑर्डर्स के बारे में जानता है, अग्रिम तौर पर थोक में वही शेयर खरीद लेता है। देखिए जो डीलर ये होता है या फंड मैनेजर होता है, व्यापारी होता है, उसको पता होता है फ्रंट रनिंग में कि भाई इसमें क्या उतार चढ़ाव आने वाला है, तो वो काफ़ी थोक में शेयर वगैरह खरीद के रख लेता है। वो चीज़ कहलाई जाती है फ्रंट रनिंग। इस तरह की थोक खरीद शेयर की कीमत को, और वो क्या है जो थोक में खरीद की जाती है वो बढ़ाती है, और फिर वो दूसरे तीसरे दिन या कुछ समय के बाद जो है फिर उसको मार्केट में बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये भारत में ये दोनों चीज़ें वैध हैं, फ्रंट रनिंग भी और इनसाइडर ट्रेडिंग भी। फिर यहाँ पर कॉमर्शियल पेपर की बात करें, वाणिज्यिक विपत्र की बात करें, तो ये क्या है कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनके द्वारा जारी किए जाने वाला एक अल्पकालिक ऋण साधन है। अगर उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाना है, आमतौर पर 1 वर्ष तक की अवधि के लिए धन जुटाने के लिए कॉमर्शियल पेपर का उपयोग किया जाता है। यह एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है। इसे वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। कंपनी मतलब ये लिखित तौर पे देती है भाई कि हम आपको इतने इंटरेस्ट के साथ ये वापस करेंगे रिटर्न, और इस साल भर के अंदर की सीमा के लिए जारी किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट जो है जो ट्रेजरी बिल जारी करती है शॉर्ट टर्म के लिए, उसी तरीके से प्राइवेट कंपनियां जो है कॉमर्शियल पेपर जो है रिलीज जारी कर सकती हैं फंड जुटाने के लिए। फिर इसे अंकित मूल्य पर छूट के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि जो भी इसमें जो है, तो ये जितने का भी एक प्रकार से ये जो कॉमर्शियल पेपर होता है उससे छूट में बेचा जाता है, और फिर वो है निवेशक जो है उसको वापस जब वो लेती कंपनी तो मुनाफा कमाते हैं। फिर पार्टिसिपेटरी नोट की बात करें, पी नोट्स की बात करें, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन अभी क्या है ये शेयर मार्केट और ये सब चीज़ें बहुत न्यूज़ में रहती हैं, तो कुछ क्वेश्चन फिर से भी संभावना बन जाती है। तो ये क्या है, ये वित्तीय साधन एक प्रकार की। इसमें क्या होता है कि पंजीकृत विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं FII, वो एक विदेशी निवेशक को जारी करता है, पी नोट्स जारी करता है, और उनकी सहायता से वो जो है जो विदेशी निवेशक है वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के तहत पंजीकृत हुए बिना भी भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया सकता है। देखिए होता क्या है, अगर आज आपको कोई
शेयर बाजार में कोई शेयर खरीदना है या बेचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ब्रोकरेज ऐप, और उसमें रजिस्टर करके एक प्रकार से आप सेबी में रजिस्टर करेंगे, अपना अकाउंट, डीमेट अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद आप जो है अपनी ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन जो फॉरेन निवेशक होते हैं, तो वो अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि वो यहाँ पर अपना अकाउंट ना बनाए, तो वो क्या कर सकते हैं, वो पी नोट्स के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पी नोट्स क्या है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, वो उनके माध्यम से पी नोट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो पी नोट्स हैं, इसमें के तहत क्या होता है, निवेशक को अपनी जानकारी प्रकट करने की अनिवार्यता नहीं होती है। और इसलिए है जो है कुछ ऐसे विशेष संस्थाएं होती हैं, निवेशक उनको आकर्षक बनाती हैं, जो पी नोट्स का उपयोग करके राउंड ट्रिपिंग के लिए करते हैं। राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है कि एक प्रकार से अपना ही पैसा यहाँ वहाँ से घुमा फिरा के फिर से निवेश किया जाता है, ताकि हमको डायरेक्टली टैक्स ना देना पड़े अपनी मूल कंट्री में ज़्यादा। तो ये एक तरीका होता है, या हमारे यहाँ पर ही कई बार लोग राउंड ट्रिपिंग को अपनाते हैं, तो ये भी एक लीगल प्रैक्टिस है, लेकिन कुछ इस तरीके से पी नोट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। पी नोट्स का मतलब हो गया पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक है। इसके बाद एक है वैकल्पिक निवेश कोष और वेंचर कैपिटल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और वेंचर कैपिटल फंड। तो अगर हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें, तो ये क्या है, भारत में स्थापित निगमित ऐसे फंड हैं जो निजी रूप से जमा निवेश साधन है। ये निवेश के लिए बड़े निवेशकों, चाहे वो भारतीय हो विदेशी, से धन जुटाते हैं। ये एक प्रकार के बड़े फंड हैं, और ये जो कॉरपोरेट्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, इंडियंस हो, फॉरेनर हो, उनसे पैसा जुटाते हैं। अब वेंचर कैपिटल जो फंड है, वो एक प्रकार का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। ज़्यादातर अगर आप जो स्टार्टअप्स होते हैं, वो वहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह से फंडिंग लेके आते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट से, एंजल इन्वेस्टर वगैरह से है, तो वहाँ से इनको फंडिंग मिलती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक फिजिक्स वाला है, तो इसको सिंगापुर बेस्ड 2 वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है। उनके नाम थोड़े से मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ नाम है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड हैं, बहुत सारे। तो वो जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो, तो ये एक प्रकार के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का एग्जाम्पल है। तो वो बराबर यहाँ पर हिस्सेदारी लेते हैं, इस तरीके से फंड जुटाते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बोला गया है इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। देखिए, नामी से यहाँ पर काफ़ी स्पष्ट है कि इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, अर्थात ये जो है, ये एक प्रकार का जो भी निवेश किया जाता है, तो उससे विशेष लाभकारी सामाजिक अथवा पर्यावरणीय प्रभाव पैदा करना, इसका उद्देश्य यही। इसी प्रकार से एक एजुकेट गर्ल्स डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड जो है, एजुकेट गर्ल्स DIB, शिक्षा के लिए दुनिया का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है। इसे राजस्थान में एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च किया गया था। तो देखिए, एक प्रकार से ये ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिससे सोशली और जो इन्वायरमेंटली जो है, इसमें इम्पैक्ट पैदा करना, तो ये इसका उद्देश्य है। फिर हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, वो यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, कि भाई बीमा क्षेत्र से संबंधित क्या क्या न्यूज़ हैं। तो सरकार ने क्या किया है कि बीमा कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI जो है, कि 6 बीमा नियमों को अधिसूचित किया है, और भारत में बीमा कवरेज जो है 6.3% के वैश्विक औसत की तुलना में भी 4.2% है। तो इस तरीके से सरकार ने अधिसूचित किए नियमों को, ताकि इसका जो परसेंटेज है उसको बढ़ाया जा सके। यहाँ पर देखिए 2 कीवर्ड हैं, एक है बीमा पेट यानी कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो ये किसी विशेष वर्ष में क्या है, कुल बीमा प्रीमियम GDP के अनुपात में कितना प्रीमियम जो है जमा किया गया है एक प्रकार से, तो वो बीमा पैट को इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बताता है। फिर बीमा घनत्व जो है डेंसिटी, तो जनसंख्या की पॉपुलेशन के हिसाब से कितने प्रीमियम या पॉलिसी जो है ली गई है, उस अनुपात को जो है इंश्योरेंस डेंसिटी के तौर पर बताता है। ये बीमा प्रीमियम प्रति व्यक्ति के आधार पर और अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है। प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम का स्तर किसी भी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर को दर्शाता है, कि कितना जो है पर कैपिटा जो है पॉपुलेशन की डेंसिटी वाइज देखा जाता है कि कितना बीमा घनत्व हुआ है। फिर यहाँ पर IRDAI के बारे में बात करें, तो इसको 2001 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है 2001 से जो है हैदराबाद में, पहले इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था, लेकिन बाद में इसको हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। ये एक प्रकार का ऑटोनोमस बॉडी है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको 1999 में मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा पर स्थापित किया गया था। उद्देश्य वही है भाई कि बीमा क्षेत्र की रेगुलेटिंग बॉडी है, कि पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करना है, बीमा क्षेत्र के विकास, मतलब रीफाइनेंस वगैरह है, डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट इत्यादि को बढ़ावा देने हैं। फिर यहाँ पर जो कुछ नियमों की बात करेगी, तो ये उतने काम के तो हमारे लिए नहीं बनेंगे, फिर भी देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, बोला गया है कि जो कॉर्पोरेट एजेंट हैं, अब वो 9 बीमाकर्ताओं को, पहले 3 को जो है वो इंश्योरेंस कर सकते थे, और जो कंपनियां हैं, विपणन कंपनियां हैं, वो पहले 6 बीमाकर्ताओं को, पहले 2 था, तो अब 6 बीमाकर्ताओं के लिए करार कर सकती हैं। फिर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को बोला गया है कि परीक्षण अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 36 महीने तक कर दिया गया है। ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो होता है, विनियामक सैंडबॉक्स, इसमें क्या होता है कि नियंत्रित या विनियामक परिवेश में नए उत्पाद
उत्पादों या सेवाओं के लाइव परीक्षण को संदर्भित करता है। देखिए कोई नई पॉलिसी है, कोई इंश्योरेंस कंपनी अगर ट्राई करना चाहती है तो ये वो जो है इस मैकेनिज्म से पहले वो करके देख सकती है उसको फुल टाइम लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। तो ये उसकी अवधि जो है पहले 6 महीने थी, उसको 36 महीने कर दिया गया है। फिर अन्य प्रकार की पूंजी जुटाने के लिए IRDAI को पहले क्या है पूर्व मंजूरी लेनी पड़ती थी, उसकी आवश्यकता को भी खत्म कर दिया गया है। इसके अधीनस्थ ऋण और जो अधिमान प्रेफरेंस शेयर है वो इसमें शामिल कर लिए गए हैं कि इसके माध्यम से वो पैसा जुटा सकती हैं। फिर कुछ और अगर हम इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन देखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए क्या है कंपनी की स्थापना की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है। फिर यहाँ पर दो और कीवर्ड आ जाते हैं, यूज एंड फाइल प्रक्रिया और सूक्ष्म बीमा माइक्रो इंश्योरेंस। तो यूज एंड फाइल प्रक्रिया किससे संबंधित है, याद रखिएगा कि ये बीमा सेक्टर से संबंधित है। इसमें क्या है IRDAI ने यूज एंड फाइल प्रक्रिया का विस्तार किया है। इसके तहत क्या है जीवन बीमाकर्ताओं के पूर्व अनुमोदन के बिना नए उत्पादों को लॉन्च करने के लिए अधिकृत किया गया है। जो भी लाइफ इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करती हैं कंपनियां, तो उनको क्या है अनुमति लेने के बगैर वो नए जो उत्पाद जो है उनको लॉन्च कर सकती हैं। बस यही जानकारी जो कहलाई जाएगी यूज एंड फाइल। इसके बाद यानी कि पहले आप उपयोग कर लो, उसके बाद फाइल वगैरह सबमिट कर देना, ऐसी कुछ बात। फिर उसके बाद क्या है सूक्ष्म बीमा की बात करी गई है। तो ये क्या है IRDAI ने एक समिति नियुक्त की है। इस समिति ने ऐसे 1 दर्जन से अधिक कम लागत वाले सूक्ष्म बीमा मॉड्यूल को सुझाव दिया है। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो कम इनकम वाले लोग हैं उनको बीमा सेक्टर के दायरे में लाया जा सकेगा, ताकि उनके जीवन में जो अकस्मात चुनौतियाँ आ जाती हैं, एक्सीडेंट है या किसी तरीके का जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह होते हैं, साइक्लोन्स है, वो अर्थक्वेक वगैरह से नुकसान होता है, तो इन सब से उनका प्रोटेक्शन हो। ये वाली बात हो गई। फिर नेक्स्ट जो है IRDAI के बारे में हमने ऊपर देख लिया कि मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश पर स्थापित किया गया 1999 में। एक जो है एक प्रकार से जो एक प्रकार का ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके उद्देश्य के बारे में हमने बात कर ली। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी की बात कर लें तो ये किसके अंडर में आ जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आ जाता है। और IRDAI की संरचना में क्या है 10 सदस्यीय टीम है, जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। तो ये 10 मेंबर की कमेटी इसका देखती है प्रबंधन। फिर भारत में पेंशन प्रणाली की अगर बात करें तो न्यूज़ ये है कि भाई डिबेट आजकल जो है आपने अक्सर सुना होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ये सब जो है चलता रहता मुद्दा। तो अपने लिए देखने वाली बात ये है कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। तो देखिए सरकार ने क्या है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है इसको 2003 के बाद से जो लोग भी सरकारी सेवा में जा रहे हैं उनके लिए स्टार्ट कर दिया था। अगर हम प्रकृति की बात करें, यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो दिया गया है, तो इसमें क्या है NPS एक अंशदायी पेंशन योजना है, कंट्रीब्यूशन प्रणाली। इसमें क्या होता है आपकी जो भी सैलरी है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो आप उसका जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे उस हिसाब से आपकी पेंशन बनेगी। और OPS में क्या था, ये सुपरिभाषित लाभ योजना है। इसके तहत क्या होता है सरकारी कर्मचारियों का जो उनका अंतिम वेतन होता था, लास्ट राउंड सैलरी, उसके आधार पर कुछ पेंशन फिक्स करी जाती थी और उनको हमेशा पेंशन मिलती रहती थी। उसके बाद पात्रता की बात करें तो इसमें न्यू पेंशन स्कीम में 18 से 70 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। जरूरी नहीं वो सरकारी नौकरी वाला हो, वो जितना कंट्रीब्यूशन देगा उसको उतना जो है उस हिसाब से उसकी पेंशन बनती रहेगी। फिर OPS जो है वो केवल सरकारी कर्मचारी ही इसका लाभ उठा सकते हैं। जोखिम की बात करें तो इसमें भाई जोखिम शामिल है किसमें, NPS में, क्योंकि NPS के जरिए एकत्रित धनराशि को बाजार से जुड़ी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। तो अगर उससे कम रिटर्न मिलेगा तो उसके रिटर्न पर डिपेंड, उसमें जो क्या रिटर्न मिल रहा है उसके हिसाब से भी जो है उसमें मतलब क्या प्रॉफिट हो रहा है उसके हिसाब से आपको जो रिटर्न मिलेगा वो वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। उसमें कोई फिक्स ऐसा कोई जोखिम ही नहीं था, क्योंकि सरकार को भी पैसे देने थे, तो जो आपकी लास्ट सैलरी उसके हिसाब से फिक्स आपको मिलता रहता। फिर यहाँ पर कर लाभ है। यहाँ पे क्या है, ये जो आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मान लो आप टैक्स स्लैब में आते हैं, आप 10 लाख वाले टैक्स स्लैब में आपको टैक्स देना है, लेकिन अगर आपने वहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर दिया है फॉर्म 80C के तहत 1,50,000 रुपये तक, और 80CCD के तहत, ये देखिए कौन CCD नहीं, बस 80C याद रखिएगा, इसमें कुछ छूट मिलती है टैक्स संबंध में, के तहत 50,000 रुपये तक का वार्षिक निवेश कर कटौती योग जो टैक्स डिडक्टेबल शामिल है इसमें, ऐसे निवेश पर कर छूट का लाभ उठाया सकता है। उसमें ऐसी कोई छूट की बात ही नहीं थी, क्योंकि आपको पेंशन वेंशन के लिए ऐसा कुछ देना ही नहीं था, वो तो सरकार दे रही थी। फिर सेवानिवृत्ति जो है रिटायरमेंट पर प्राप्त होने वाली पेंशन की जो राशि की अगर हम बात करें तो इसके तहत क्या है, पेंशन निधि से आहरित 60% राशि को कर मुक्त रखा गया है कि अगर आप चाहें तो 60% जो भी आपका पैसा निकालते हैं तो उसमें टैक्स नहीं रहेगा, जबकि शेष राशि के कर के अधीन है और उस पर एन्युटीज़ में निवेश के रूप में रखी जाती है। यहाँ पर जो है हम यहाँ पर एन्युटीज़ की बात करें, वार्षिकियाँ की बात करें, तो ये ऐसे वित्तीय साधन हैं जो ब्याज अर्जित करते हैं और पूर्व निर्धारित अवधि में एक गारंटीकृत आय प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से आपको पेंशन देने की व्यवस्था करी गई थी। और इसके तहत क्या है, अंतिम आहरित वेतन का 50% निश्चित मासिक पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता है।
अब यहाँ पर भारतीय पेंशन प्रणाली है, तो यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, कुछ अपने यहाँ पर क्या है, अभी एक एकीकृत प्रणाली है नहीं, थोड़ी सी जटिलताएं हैं। और कई बार ये ऐसा भी होता है, वो कहने के लिए जटिलताएं होती हैं लेकिन वो वास्तविकता को रेखांकित करती हैं। जैसे मैंने आपको जीएसटी के केस में बताया था कि भाई अगर 6% और 28% दोनों को एक ही टैक्स में रख देंगे, तो फिर वो जो हवाई चप्पल पहन के चलने वाला आदमी है, जो दिहाड़ी पे काम करता है और डेली जो है उसको खरीदने के लिए सामान जुटा रहा, और जो आदमी डेली फ्लाइट में यात्रा कर रहा है, उसके लिए बराबर कर देंगे, तो ये तो फिर अन्याय हो जाएगा ना। तो इसलिए अलग अलग हमको रखना पड़ता है। तो उसी के आधार पर ये बता रहे हैं चुनौतियाँ क्या हैं यहाँ पर। तो चुनौतियाँ ये है कि भाई जो सशस्त्र बल हैं, उन कर्मियों के लिए एनपीएस के तहत शामिल नहीं किया गया है, अभी भी उन्हें जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का ही लाभ मिलता है। अब हालांकि वहाँ पर भी एक अलग मुद्दा चल रहा है, वन रैंक वन पेंशन वाला सिस्टम, तो वो अलग अलग मुद्दा है। फिर इसके अलावा जो है, जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें 1 जनवरी 2004 से जो लोग भी सरकारी सेवा ज्वाइन करते हैं उनको एनपीएस का लाभ मिल, एनपीएस के तहत पेंशन योजना में शामिल होते हैं। उसके पहले वाले जो हैं वो सब ओपीएस योजना में आते हैं। अब ऐसा सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि उसका बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, और फिर सरकार के पास क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं बच पाता है। फिर क्या है कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि जो संगठन है, वो अपनी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत सुविधाएं देता है अपने कर्मचारियों को। फिर यहाँ पर कुछ और सामाजिक पेंशन योजनाएं हैं, जैसे कि अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है, वय वंदना योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है। तो ये भी अलग अलग टाइप की पेंशन है। इसके अलावा फिर कई संगठनों द्वारा भी पेंशन योजना शुरू की है, जैसे एक एलआईसी की सरल पेंशन योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है, जो वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा परियोजना की रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित कारणों से 2004 में एनपीएस को शुरू किया गया था। रीजन वही था भाई कि वो जो मैंने आप लोगों को बताया कि इतना पैसा सरकार के पास इनकम बढ़ नहीं रही थी, और वो पैसा जो है पूरा का पूरा वेतन में ही, सैलरी में ही खर्च हो जाता, पेंशन वगैरह में, इसलिए सरकार ने इसको चालू किया था। अब देखिए, पेंशन सेक्टर का जो रेगुलेटरी है वो है पीएफआरडी, पेंशन फंड, या हिंदी में निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसे जो है, ये ऊपर जो वृद्धावस्था में सामाजिक और आय सुरक्षा की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर 2003 में स्थापित किया गया था। 2013 में पारित और 2014 में अधिसूचित पेंशन फंड विनियामक एवं डेवलपमेंट प्राधिकरण के अधिनियम के हिसाब से इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया है। विजन क्या है भाई, संगठित पेंशन प्रणाली के प्रचार को और विकास के लिए एक आदर्श नियामक बनाना है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की थोड़ी सी बात कर लें तो ये भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है, किसी भी अन्य अधिनियमन या विनियमित नहीं की गई कोई भी और भी जो पेंशन की योजनाएं हैं सरकारी, वो जो रेगुलेट नहीं करी जाती हैं किसी और अधिनियम के अकॉर्डिंग, वो सब इसके दायरे में आ जाती हैं। इसकी संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष होता है, 6 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से कम 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब देखिए, अक्सर क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वगैरह है ना, या जिसमें सरकार जो कॉलेजियम वगैरह बनाती है, जिसमें बड़े बड़े जो लोग शामिल, प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, ऐसे लोग शामिल होते हैं, उनके ऊपर पूछा जाता है सवाल। लेकिन क्या है कि यूपीएससी क्रिएटिव है, हो सकता है ऐसे जो है उनके अध्यक्ष सदस्यों के बारे में पूछ ले, कितने अध्यक्ष कितने सदस्य। हालांकि स्टेट सर्विस वगैरह के एग्जाम में ये रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्लियर मेंशन शामिल रहता है कि ये वाला आयोग आपको पढ़ना है। अब हम जिस नेक्स्ट सेगमेंट में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे वो एक्सटर्नल सेक्टर से संबंधित है। तो पहला ही जो न्यूज़ आइटम है वो है रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। हमने देखा था डॉलर के डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन है, लेकिन रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब है सिंपल सा मतलब कि भाई रुपए का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग करना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इस तरीके से उपयोग करते हो, हमारा जो है आयात निर्यात भी, हम जो है अपना जो निर्यात है वो बढ़ा सकते हैं, और हमारा जो है कि डॉलर के ऊपर निर्भरता कम होगी, और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। अब देखिए, मैं जो भी यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप पहले से सीक्वेंस में वीडियो देखते आ रहे होंगे, फिर मायने नहीं रखता कि आपने करंट में स्टैटिक पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो आपको हर एक टर्म्स का मीनिंग समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने पहले ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में, करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से देख लिया है। तो इसलिए जो है आप पहले सीक्वल में वीडियो प्रॉपरली देखते रहिए। अब देखिए, मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर में फंक्शन क्या होता है, तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू होता है कि भाई जो भी कुछ ना कुछ वैल्यू है उसको मनी के फॉर्म में स्टोर किया गया। सरकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व के तौर पे रखा जाता है, और निजी क्षेत्र के लिए करेंसी सब्स्टिट्यूशन के तौर पे हो जाता है। कुल मिला के कोई भी हमने वैल्यू है, मान लो हमने ऑनियन ग्रो किए हुए हैं, या हम कोई गोल्ड है उसको जो हमें, तो उसके पीछे उसकी वैल्यू को स्टोर करता है कौन, मनी, जो भी मुद्रा होती है। इसके माध्यम से फिर हम इजीली उसकी चीज़ों को, दूसरी वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। फिर ये क्या है और फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है भाई, कि हमको वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए, लेने देने के लिए इसका उपयोग किया सकता है। और यूनिट ऑफ अकाउंट
इसका मतलब यह है कि किसी अन्य देश की सरकार के लिए किसी अन्य देश की मुद्रा के बदले स्थानीय मुद्रा की विनिमय दर के निर्धारण हेतु इसका उपयोग किया जाता है, यूनिट ऑफ अकाउंट का। फिर व्यापार और वित्तीय लेन देन को व्यक्त करने हेतु जो है, वित्तीय लेन देन को व्यक्त करने हेतु ये है मुद्रा का, ये प्राइवेट सेक्टर में उपयोग हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में अगर हमने बात करें तो यहाँ पर देखिए तारापुर समिति बनाई गई थी। वो बनाई गई थी जो है पूर्ण पूंजी खाते के परिवर्तनीयता पर आधारित थी, ठीक है। कंप्लीट जो है कैपिटल अकाउंट के जो है कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर एक तारापुर समिति बनाई गई थी। उसके अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसका उपयोग व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए किया जाता है। फिर रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब है विश्व भर में रुपए की स्वीकृति, विश्वसनीयता को बढ़ावा देने की प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया में कुछ गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर लेन देन वगैरह में उसको शामिल किया जाए, और वो तभी हो सकता है जब लोगों का रुपए में विश्वास हो। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता की जो बात करी जाती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सभी स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में बदलने, और इसी तरह विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों में बदलने की जो प्रक्रिया है सभी परिसंपत्तियों की, वो कहला जाती है पूंजी खाता परिवर्तनीयता। फिर यहाँ पर कुछ और टर्म्स आ गए। भुगतान संतुलन। तो भाई भुगतान संतुलन क्या होता है? एक विशिष्ट अवधि में, आमतौर पर साल भर में, किसी भी एक देश और शेष दुनिया या देशों के बीच में जो भी लेन देन किया जाता है, शेष देश के निवासियों के बीच में जो लेन देन होता है, वो भुगतान संतुलन कहलाया जाता है। उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है क्या बेचा, क्या आया, किस तरीके से सेवाओं का, वस्तुओं का, संपत्तियों का लेन देन हुआ है। पूंजी खाता क्या है? एक निर्दिष्ट समय तौर पर एक वर्ष के दौरान, आमतौर पर एक वर्ष के दौरान सभी अंतर्राष्ट्रीय खरीद और मुद्रा, स्टॉक, बॉन्ड आदि की बिक्री को रिकॉर्ड करता है। मतलब जो पूंजी खाते में जो चीज़ें आती हैं, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जब मैं बता रहा था, आप वहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें पूंजी खाते में आ जाएंगी, तो उस बारे में बात की जा रही है। वर्तमान में भारत में क्या है कि पूंजी खाता जो है कैपिटल अकाउंट, उसमें क्या है, आंशिक रूप से कन्वर्टिबिलिटी का स्कोप है, कंप्लीट जो है कन्वर्टिबिलिटी का स्कोप नहीं है। अब इसका मूल वर्जन ही, इसका मेन जो रीजन ये है कि अगर जो कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी होगी तो किसी संकट के समय में क्या है, जितने भी फॉरेन निवेशक हैं वो पूरी की पूरी संपत्ति बेच के तुरंत अपना पैसा बाहर ले सकते हैं, और भारतीय मार्केट जो है अस्थिरता की स्थिति में आ जाएगा। एशियन जो टाइगर्स हैं उनकी इकोनॉमी इसी तरीके से फेल हुई थी। फिर चालू खाता परिवर्तनीयता का मतलब और क्या होता है? आयात निर्यात संबंधी चालू खाते में दर्ज मुद्रा को किसी विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने तथा विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता और क्षमता जो है वो आ जाती है हमारी किसमें? चालू खाता परिवर्तनीयता में। फिर भारत में अंतर्राष्ट्रीयकरण लेन देन का व्यापक ढांचा फीमा के द्वारा शामिल होता है। मतलब जो भी लेन देन जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के दायरे में आ जाते हैं, और वो उसका कंट्रोल कौन? आरबीआई देखता है। फिर यहाँ पर रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए किए गए कुछ अन्य इनिशिएटिव की बात करें तो क्या हुआ है कि रुपए में सीमा पार उधार की अनुमति है। जैसे 2014 से रुपए मूल वर्ग के बॉन्ड, मसाला बॉन्ड की शुरुआत करी गई है। फिर 2022 में क्या है, जुलाई में एक सबसे बड़ा कदम उठाया गया और आरबीआई ने विशेष बोस्त्रो खातों के माध्यम से व्यापार निपटान की अनुमति देने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क जारी किया है। इसमें क्या है, अभी मैं बोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट का एक आर्टिकल आएगा तो उसमें विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किए गए हैं अन्य देशों के साथ, तो उसके माध्यम से हम रुपए को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर अन्य कुछ पहल हैं, जैसे एशियन क्लियरिंग यूनियन है, जैसे इंटरनेशनल लेवल में स्विफ्ट है, तो वहाँ पर एशिया का जो है एशियन क्लियरिंग यूनियन, क्षेत्रीय व्यापार निपटान के लिए घरेलू मुद्राओं के उपयोग की संभावनाओं की खोज की जा रही है। फिर घरेलू रुपया ब्याज दरों और मुद्रा बाजारों को विदेशी रुपया बाजारों से जोड़ने के लिए अनुकूल स्थिति बनाई जा रही है, और प्राथमिक डीलर को बाजार तरलता में सुधार के लिए विदेशी मुद्रा बाजारों में बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति भी दी जा रही है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए क्या है, ये पूछा जा सकता है कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ क्या हैं। तो भाई क्योंकि यूपीएससी में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो कॉन्सेप्ट से आपने पूछा सकता है, और इंटरव्यू वगैरह में तो डेफिनेटली पूछा ही जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट में। इसलिए क्या है, इन सब चीज़ों को आप पहले से अच्छे से तैयार करके रखें, क्योंकि उधर में फिर आपको क्या है, उसी दिन अगर न्यूज़ में कुछ आया होगा उस टाइम पर, जब भी आप पर्सनैलिटी टेस्ट दे रहे हैं तो फिर वो आ जाएगा, फिर आप दबाव में आ जाएंगे अच्छा ये चीज़ क्या थी। तो इसमें क्या होगा कि विदेशी मुद्रा पर निर्भरता हमारी कम होगी, जो हमारा भुगतान संतुलन है उसमें स्थिरता आएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह कम होगा। इसके अलावा एक चीज़ होती है विभेदक ब्याज दर। ये विभेदक ब्याज दर जो होती है वो दो देशों के बीच, मुद्राओं के बीच जो ब्याज दरों में अंतर है उसको विभेदक ब्याज दर कहा जाता है। तो ये विदेशी मुद्रा द्वारा थोपी गई लागत को भी कम करेगा। फिर इसके बाद क्या है, विदेशों में घटने वाली जो घटनाएं हैं एक्सटर्नल शॉक्स के प्रति,
हमारी अर्थव्यवस्था में जो है वो कम वल्नरेबल हो जाएगी, मतलब वहाँ पर जो घटनाएं प्रभावित हो रही हैं उससे जो है इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज जैसे रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा है या इंटरनेशनल लेवल में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो अब डॉलर के प्रति अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा रुपए वीक होता है, तो ये सब जो इम्पैक्ट कम से कम पड़ेगा हमारे ऊपर, ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर क्या है कि विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में आने वाले उतार चढ़ाव पर भी निर्भरता हमारी कम होगी और भारत में वैश्विक का तो सम्मान भी बढ़ेगा, और इसके माध्यम से हमने अपना आयात निर्यात भी जो है जो निर्यात वगैरह भी अच्छी खासी मात्रा में बढ़ा सकते हैं तेज़ी से। भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान की अगर हम बात करें तो इसके लिए आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये इन्वॉइसिंग व्यवस्था के तहत आयात तथा निर्यात बिल में आयात निर्यात की राशि को रुपए में दर्ज इन्वॉइस किया जाता है, और जो दो व्यापार सहयोगी देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर को बाजार द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। हालांकि क्या है, जो इन्वॉइसिंग जो है वो हमारी रुपये में तो हो सकती है, अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा, हमने रुपये में ही बिल जारी किए और आपस में जितना व्यापार हुआ उसी से समायोजित करके जो है हमने अपनी देशीय जो करेंसी है उसमें भुगतान किया। लेकिन ये जो रेट फिक्स किया जाता है कि किस रेट पे भुगतान होगा, मान लो रसिया से भी व्यापार हमारा हो रहा है तो रूबल और रुपए का जो इंडियन रुपी का जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट रेट पे ही फिक्स होगा। इसके लिए क्या है, आयातक और निर्यातक भारतीय रुपए में दर्ज प्राप्तियों भुगतान के लिए अपने विशेष वस्तु खातों का उपयोग कर सकते हैं। ये खाते भागीदार देश के कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ जुड़े होते हैं। अब देखिए ये सब यहाँ पर लिखा है, मैं आपको भी प्रैक्टिकल वर्जन इसका बताता हूँ अगर आ जाता है। जैसे हाँ, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, होता क्या है जैसे मैं आपको बताऊँ। अब अभी क्या है, इंटरनेशनल लेवल में क्या है कि रूस के ऊपर रसिया ने जो है रूस के ऊपर जो है या रसिया के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए, या यूरोप के जो और भी देशों ने सैंक्शन लगा दिए, वहाँ के बैंक्स वगैरह जो है उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए कि डॉलर में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अब इंटरनेशनल ट्रेड होता है डॉलर में, तो फिर रसिया का ताकि जो है ट्रेड ही ना हो उसके लिए सैंक्शन लगाए गए। तो रसिया और इंडिया ने क्या मैकेनिज्म निकाला, इन्होंने बोला कि भाई हम अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। इंडियन मतलब कि इंडिया की जो करेंसी है इंडियन रुपी में, और जो रूबल जो करेंसी है रसिया की वो रूबल में। तो इसमें कैसे किया जाता है, जैसे कि भारत की कंपनी है, अब मान लो गौतम अडानी अनिल अंबानी है, या गौतम अडानी का भी आप ले लीजिए, मान लो अनिल अंबानी मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी की रिफाइनरी का काम है। तो ये क्या है, अभी सस्ता मान लो हमको पेट्रोल वगैरह या क्रूड ऑयल वगैरह रसिया से मिल रहा है तो वो खरीदते हैं। तो जब वो खरीदेंगे तो वो भुगतान जो है डॉलर में न करके रुपए में ही भुगतान कर देंगे। अब वो रुपए में भुगतान कर देंगे, अभी सिंपल आप ऐसे समझिए। और रसिया का कोई व्यापारी जब वो भारत से कुछ सामान खरीदेगा तो वो रूबल में ही भुगतान कर देगा, और इसके बाद से फिर जो भी लेन देन समायोजित किया जाएगा उस जितनी भी कॉस्ट आएगी उसको घटा के जो है ये अपनी देशीय करेंसी भेज देंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि भुगतान तो कर देंगे, लेकिन वो होगा कैसे एक्चुअल में सेटलमेंट। तो जैसे कि इंडिया का बैंक है एसबीआई और रसिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है अल्फा बैंक। तो जो इंडिया का बैंक है ये जो जैसे कि ये एक प्रकार का इंडिया का जो एसबीआई बैंक है ये अपना नोस्त्रो अकाउंट खोलेगा अल्फा बैंक में, रसिया के बैंक में। और जो अल्फा बैंक है रसिया का, वो अपना इंडिया में जो अकाउंट खोलेगा उसको हम बोलेंगे वोस्त्रो अकाउंट। अगर आप इसी को उल्टा कर देंगे तो जो अकाउंट वहाँ पर खोला गया है रसिया में एसबीआई ने खोला है तो उसको वो लोग वोस्त्रो अकाउंट करेंगे, और उनने जो हमारे यहाँ पे बोला वो उसको नोस्त्रो कहेंगे। तो ये देखने का नजरिया है यहाँ से, तो वो खोलेंगे। अब यहाँ से मान लो जो मुकेश अंबानी उनने रुपए का जितना भी भुगतान हुआ $1 बिलियन $2 बिलियन का, मान के चलो $2 बिलियन का उनने भुगतान कर दिया रुपए में। फिर इसके बाद ये खाता है, वहाँ से मान लो किसी व्यापारी ने इंडिया से टी है, कॉफ़ी है या लेदर वगैरह के कुछ जो वस्तुएं हैं उनको खरीदी या परचेस किया, मेडिकल इंडस्ट्री के कुछ ड्रग्स वगैरह अगर परचेस की तो वो उसकी कॉस्ट आई, तो मान के चलो $3 बिलियन की कॉस्ट होगी। तो वो मान लो, या हमने बोला $2 बिलियन का यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, इम्पोर्ट किया हुआ है मुकेश अंबानी ने, और $2 बिलियन रुपये के तौर पे एसबीआई को दे दिए। अब एसबीआई वहाँ से उसने मान लो इम्पोर्ट जो किया टोटल, तो अभी क्या है हमारा इम्पोर्ट जो है ज़्यादा है रसिया से, एक्सपोर्ट कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो वहाँ से अभी उसको तो हटा दें हम, $2 बिलियन का उनने यहाँ से इम्पोर्ट भी कर लिया है अलग अलग चीज़ें, तो वो मान लो इम्पोर्ट किया तो वो अपना रूबल में दे देंगे। और फिर ये यहाँ पर जो है, क्योंकि वहाँ से जो रूबल में दे देंगे तो वो पैसा रूबल में इनको यहाँ पे भेजना था और यहाँ से इंडियन रुपी को वहाँ में भेजना था, तो ये आपस में ही सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो जितने का लेन देन होगा उसको वो प्लस माइनस करके देख लेंगे, और जो एक्स्ट्रा जो सरप्लस में आएगा, डेफिसिट जो सरप्लस में जो भी अमाउंट होगा वो दूसरे बैंक को दे देंगे, और भविष्य में वो जो देश है वो संबंधित वस्तुएं फिर से खरीद लेगा। तो ये इस तरीके से एक प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली का बड़ा फॉर्मेट है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। एक ही करेंसी नहीं है, हमने अपने अपने देशों की करेंसी यूज़ कर रहे हैं, और उसमें जो भी जो दो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है तो उसकी उसी से सब्स्टिट्यूट कर लिया जा रहा है कि हमने इतना बेचा था, आपने भैया
इतना खरीदा तो इन दोनों के बीच में लागत उसी से घटा दो, फिर ऊपर का जो नेट बचे उसको आप भुगतान कर दो। तो ये चीज़ हो गई वस्तुर नोस्तुर अकाउंट के बारे में, और किस तरीके से अकाउंट का सेटलमेंट किया जाता है। तो देखिए यहीं तक जो है अब हम अपनी इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। इसके आगे विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके बारे में न्यूज़ आइटम, देखिए मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से इसको कवर किया हुआ है। तो आप हमारा जो शुरुआती मंथली वाला वीडियो आप उसको देख लेना, वहाँ पर मैंने प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो नई चीज़ है यहाँ पर काम आ सकती है, तो हम उसको देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम के बारे के संचालन से संबंधित कुछ न्यूज़ है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो WTO के अंदर में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, वहाँ पे क्या है अलग अलग टाइप की 3 बॉक्स में सब्सिडी थी, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स सब्सिडी थी। तो उसमें निर्धारित किया गया था कि हम इतनी इतनी सब्सिडी हम दे सकते हैं ताकि जो मार्केट डिस्टॉर्शन ना हो। और 1988 को पैमाना बना के बोला गया था कि डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं वो 10% उस टाइम का दे सकते हैं और डेवलप जो कंट्री वो 5% दे सकते हैं। हालांकि ये क्या है, ये डेवलप कंट्री वाले हैं तो उनका प्रोडक्शन तो उस समय भी ज़्यादा था, तो उनका 5% ही बहुत ज़्यादा होता है और हमारा 10% भी कम होता है। और हमारे यहाँ पर अभी क्या है, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उतना बेटर नहीं है, मार्केट जो सुविधाएं उतनी बेटर नहीं है, तो उतना प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे ये था किसको लागू किया जाए, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का इसमें क्या है अल्टीमेटली लॉस हो रहा था, अल्टीमेटली इसमें लॉस हो रहा था, तो इसलिए ये समझौते पे क्या है वो लागू हो नहीं पाया। फिर इसके लिए एक मैकेनिज्म ये बनाया गया। इसमें 2013 में जो WTO का जो समिट हुआ था बाली में, इंडोनेशिया की राजधानी बाली में, वहाँ मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई थी, वहाँ पर पीस क्लास का एक वो प्रावधान किया गया। इसमें बोला गया कि किसी विकासशील देश द्वारा जो सब्सिडी की सीमा है 10% वाली उल्लंघन, अगर उसका उल्लंघन किया जाता तो विश्व व्यापार संगठन ने कोई अन्य देश के द्वारा जो विवाद निपटान मंच है वहाँ पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, वो चुनौती देने से रोकता है। इससे क्या है डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो ज़्यादा जो है सब्सिडी दे सकते हैं और ये प्रावधान उनके ऊपर लागू नहीं होता। तो ये प्रावधान किया गया था। अब क्या है, ये बार बार ये डेवलप कंट्री उसको उठाते रहते हैं मुद्दा। तो यहीं पर इसी को लेके एक चीज़ की गई है कि भारत ने जो खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम के लिए ग्रुप कंसल्टेशन फॉर्मेट का विरोध किया है। एक ग्रुप कंसल्टेशन फॉर्मेट बनाया गया है, उसमें क्या है विकसित और विकासशील देशों के 10 सदस्यीय समूह ने इसको प्रस्तावित किया था और इसमें USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, थाईलैंड जैसे देशों ने इसको प्रस्तावित किया था। इसका उद्देश्य यही था कि हम बात करके कुछ निकालें और उस एग्रीमेंट पे पहुंचे, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया हुआ है। अब इसमें क्या है फिर कि सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम को व्यापार को विकृत करने वाला माना जाता है, जो मैंने आप लोगों को बताया वैसा माना जाता है। जैसे कि सरकार के द्वारा निर्धारित कीमतों पर किसानों से अनाज की खरीदी है, जिसको हम MSP के तौर पर कहा जाता है। तो ये बोलते हैं WTO वाले कि भाई वो हमारी ये जो एग्रीमेंट का उल्लंघन करता है। तो इसी को लेकर मैंने बाली पीस क्लॉज के बारे में आपको कहानी दी। तो ये सब पूरी न्यूज़ में था। अब भारत में क्या है कि भारत में एक तो क्या है गरीबी जो है हमारे यहाँ पर जो गरीबी का स्तर है वो भी अभी ज़्यादा है, और भारत ने बल्कि और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या है हमको ज़्यादा ये सब्सिडी की देने की ज़रूरत पड़ती है और हमको सब्सिडाइज अनाज खरीदने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमको सब्सिडी वाला अनाज जो है सस्ते मुहैया करवाना है अपनी जनसंख्या को। तो इसके लिए ये प्रावधान किया गया है। यहाँ पर यह भी इंफॉर्मेशन है कि जो भारत ने क्या है कि तीसरी बार जो WTO के पीस क्लॉज का उपयोग किया हुआ है, क्योंकि भारत में जो धान उत्पादक किसानों के लिए दिए जाने वाली घरेलू समर्थन की 10% सीमा को पार करने के बाद ये कदम उठाया गया है। फिर भारत ने 2020 में पीस क्लॉज का आश्रय लेने वाला भारत पहला देश बना था, और इसका कारण ये था कि वर्ष 2018-19 में चावल के लिए सब्सिडी निर्धारित सीमा को पार कर गई थी। तो ये जानकारी हो गई। फिर यहाँ पर सरकारी खरीद समझौता एक है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट। तो इसमें क्या है भारत ने WTO की सरकारी खरीद समझौता में शामिल होने की किसी भी योजना से इनकार कर दिया है, और सरकारी खरीद समझौता जो है विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को सरकारों को वस्तुएं और सेवाएं बेचने के लिए पारस्परिक रूप से अपने बाजार खोलने की अनुमति देता है। ये जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट है, इसके माध्यम से क्या है WTO के इस एग्रीमेंट के माध्यम से दो बातें हैं। एक तो भारत ने इसमें इनकार होने से मना कर दिया है, और दूसरी बात यह है कि ये जो एग्रीमेंट है ये क्या है कि जो WTO के सदस्य हैं, सदस्यों की जो सरकार है उनको वस्तुएं सेवाएं बेचने के लिए पारस्परिक रूप से अपने बाजार खोलने की अनुमति देता है। मतलब सरकारें जो अगर अपनी वस्तुएं बेचना चाहती हैं तो मार्केट खोलने के लिए अनुमति देता है, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया है। ये एक प्रकार की बहुपक्षीय समझौता है। इसका अर्थ है कि WTO के कुछ सदस्य इसमें शामिल हैं, लेकिन सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं है। इसमें 21 पक्षकार अभी इसमें शामिल हैं और WTO के 48 सदस्य। ये सब तो बाकी इतनी नहीं, हमने देख लिया कि एग्रीमेंट क्या है, ये इन्फॉर्मेशन काम की हुई, WTO देख लिया। फिर इसके बाद साथियों एक और न्यूज़ है जिसको हम आज कवर कर रहे हैं आखिरी में, कि गुड्स ट्रेड बैरोमीटर। ये किसके द्वारा, ये बैरोमीटर किसके द्वारा जारी किया जाता है, कौन निकालता है, तो ये WTO का
WTO के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो इसमें क्या है न्यूज़ कि WTO की नवीनतम गुड्स ट्रेड बैरोमीटर जो सूचकांक जो है, यह आशंका व्यक्त की गई है कि 2022 की शेष अवधि के लिए 2023 में व्यापार की वृद्धि धीमी रह सकती है। तो साथियों, बस इसमें यही काम का था कि किससे संबंधित है, किसका इंडेक्स वगैरह है, सूचकांक है, तो ये WTO का सूचकांक है। अब इसमें क्या बोला गया है नहीं बोला गया उतना काम की चीज़ें नहीं है। वैसे इसका बेसलाइन मान 100 है और 100 से अधिक का मान व्यापार में वृद्धि का संकेत देता है, जबकि 100 से नीचे का मान व्यापार में गिरावट का। तो ग्लोबल स्तर में व्यापार जो वृद्धि ना होकर धीमी होने का, यहाँ पर धीमी रह सकती है, ये अनुमान लगाया गया है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, करंट अफेयर्स में भी या कहीं से भी आप कवर करें। आपको क्या है, और मैं भी जो बताता हूँ तो मेरा प्रयास ये होता है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है आप उसको समझ जाएं, ताकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना देने पड़े उसको समझने के लिए। हमारा उद्देश्य ये होता है। आप लेकिन क्या है कि अपने को कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो काम आ सकती है इस सीरीज़ को, या आप खुद से भी पढ़ते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेटर तरीका है। तो आप क्या करिए, जो PYQ है आप PYQ प्रॉपर कीजिए, तो आपको एग्जैक्टली एग्जामिनर की डिमांड समझ में आनी चाहिए। अगर आपको वो डिमांड नहीं समझ में आएगी तो आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे, कैसे भी पढ़ते रहेंगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपको अभी लगे कि मैंने पढ़ा नहीं है एग्जाम में तो मेरे से नहीं बन रहा है, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद जब आप पढ़ भी लेंगे तब भी एग्जाम में अपना स्कोर नहीं आ रहा। उसकी वजह यही है क्योंकि आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द एग्जामिनर, देन यू विल बी एबल टू clear the UPSC preliminary examination, or not only the preliminary examination but the whole exam about UPSC CSE। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप जो है PYQ प्रॉपर टाइम पे करते रहें, उसके लिए टाइम फिक्स करें, उसको टाइम टू टाइम करते रहें। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो बेहतर लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जो है दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। थैंक यू।